इन कारणों और लक्षणों को समझ पाएंगे। विभिन्न प्रकार के टीकों के लगने के समय और उनके महत्व के बारे में अवगत होंगे। वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम के विषय में समझ विकसित होगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं रोग क्या है। रोग एक विशेष सामान्य स्थिति है जो किसी जीव के सभी या किसी हिस्से के संरचना या कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह किसी बाहरी चोट का परिणाम नहीं होता है। सामान्य भाषा में आनुवंशिक अवस्था, कुपोषण, रोगाणुओं या विषाणुओं द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शारीरिक या मानसिक दशा में उत्पन्न विकार को रोग कह सकते हैं। सभी रोगों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। अब हम देखेंगे रोगों के प्रकार को। सामान्यतः रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग। जन्मजात रोग या कॉन्जेनिटल डिजीज वे रोग होते हैं जो जन्म के समय ही शिशु में पाए जाते हैं। सामान्यतः ये रोग बच्चे में आनुवंशिक रूप से होते हैं। जन्मजात रोगों का सामान्य उदाहरण हीमोफीलिया और वर्णांधता है, जिसे हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। आइए देखते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो आमतौर पर पुरुषों में होती है, किंतु इसके वाहक स्त्रियां होती हैं। यह बीमारी थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। चोट लगने या दुर्घटना की स्थिति में यह बीमारी जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है, जिसके कारण बहते हुए रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जन्मजात रोगों का दूसरा उदाहरण वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस है। वर्णांधता आंखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसके रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से हो सकता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न भी हो सकता है। साधारणतः व्यक्ति रंग के हल्के या गहरेपन का भली भांति बोध कर सकता है, परंतु इस रोग में व्यक्ति को रंगों के गहरेपन के बोध या रंगों को पहचानने की शक्ति लुप्त हो जाती है। रोगों का दूसरा प्रकार है उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। ये रोग जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं। ये रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक या संचरणीय रोग, दूसरा गैर संक्रामक या असंचरणीय रोग। मॉड्यूल के इस भाग में हम संक्रामक या संचरणीय रोगों का अध्ययन करेंगे। आइए एक गतिविधि करते हैं। सबसे पहले प्रतिभागियों के समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें विभिन्न मौसमों को प्रस्तुत करता हुआ चित्र बना होगा। अब हम यह प्रश्न करेंगे कि इनमें से कौन कौन सा मौसम दिखाई दे रहा है। उत्तर होगा सर्दी, गर्मी और बरसात। अब हम पुनः प्रश्न करेंगे कि बदलते मौसम का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। संभावित उत्तर होगा सर्दी होना, छींक आना या बुखार का होना। इसके बाद हम प्रतिभागियों से पुनः प्रश्न करेंगे कि क्या बदलते मौसम में सभी लोग बीमार पड़ते हैं। प्रतिभागियों का संभावित उत्तर होगा नहीं। इसके आधार पर हम प्रतिभागियों के बीच यह स्पष्ट करेंगे कि बदलते मौसम में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का ध्यान न रहने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं तथा संतुलित आहार
स्वच्छ जल एवं नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए किस प्रकार इनसे बचा जा सकता है। अब हम देखते हैं संक्रामक या संचरणीय रोग। संक्रामक रोग क्या है? जो रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और विभिन्न माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। यदि इन रोगों की उत्पत्ति, प्रसार तथा उपचार के विषय में समुचित जानकारी है तो इनके प्रसार को रोका जा सकता है। कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। प्रमुख संक्रामक या संचरणीय रोग हैं मलेरिया, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं कोविड-19। संक्रामक रोगों में सर्वाधिक प्रचलित रोग है मलेरिया। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के संक्रमण के कारण फैलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम की वाहक होती है जो इसे एक मनुष्य से दूसरे में फैलाती है। यह मच्छर गंदे, अंधेरे, सड़े पानी के तालाबों में, गंदी नालियों में तथा गड्ढों में पाया जाता है। मनुष्यों में इसकी 4 प्रजातियां प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार की मलेरिया उत्पन्न करती हैं। आइए हम देखते हैं मलेरिया के सामान्य लक्षणों को। मलेरिया रोग का मुख्य लक्षण बार बार बुखार का चढ़ना या उतरना होता है। सामान्यतः प्रत्येक तीसरे दिन ज्वर की तीव्रता बढ़ जाती है। ज्वर की तीव्रता में व्यक्ति को अत्यधिक ठंड लगती है जिससे कपकपी होने लगती है, सिर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द और कभी कभी वमन भी होने लगती है। आइए अब हम जानते हैं मलेरिया की स्थिति में उपचार क्या करने चाहिए। सामान्यतः मलेरिया में बच्चों की प्लीहा ग्रंथि बढ़ जाती है, अतः इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर के निर्देशानुसार क्लोरोक्विन या कैमोक्विन की 4-5 गोलियां खिलानी चाहिए। मरीज को पर्याप्त रूप से विश्राम करना चाहिए और घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें और मच्छरों को मारने की दवाइयों का छिड़काव करें। ये देखते हैं खसरा क्या है। खसरा या मिजल्स यह बच्चों में फैलने वाला अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है। रोग इतना घातक है कि कभी कभी व्यक्ति की आंख, गुर्दे आदि भी खराब हो जाते हैं। यह रोग रूबेला वायरस के कारण फैलता है। यह जीवाणु रोगी की नाक और गले की श्लेष्मिक झिल्ली में रहते हैं, अतः जब कोई सामान्य व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की खांसी, छींक या बातचीत के माध्यम से संपर्क में आता है तो यह जीवाणु उसकी श्वास नली में पहुंचकर स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं। खसरा के सामान्य लक्षण हैं, सर्वप्रथम रोगी को जुकाम होता है, ठंड लगती है, जिसके पश्चात तेज बुखार आ जाता है। पूरे शरीर में घमौरियों की तरह लाल दाने फैल जाते हैं। रोगी की आंखें लाल हो जाती हैं तथा आंखों से पानी गिरने लगता है। खसरा का सामान्य उपचार, इस रोग में श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, अतः बच्चे को ठंड से बचाना चाहिए जिससे उसे निमोनिया न हो। रोगी को हल्का सुपाच्य भोजन, दूध आदि देना चाहिए। खुजली होने पर नीम के पत्तों का लेप लगाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगले भयंकर संक्रामक रोग डिप्थीरिया को। तो आइए देखते हैं डिप्थीरिया क्या है। डिप्थीरिया एक भयंकर प्राणनाशक रोग है जो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होता है। यह श्वास नली व गले पर प्रभाव डालता है। यह रोग कुछ ही घंटों में पूरे शरीर को प्रभावित करता है, अतः समय पर उपचार ना मिले तो रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इस रोग के सामान्य लक्षणों में बैक्टीरिया टॉन्सिल तथा गले में भूरे रंग के छल्ले बनाता है, गले में दर्द होता है तथा सूजन आ जाती है। रोगी को खांसी तथा छींकें आती हैं। रोग की तीव्रता में
हृदय की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, रोगी को लकवा मार जाता है, जिससे बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग का उपचार करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाएं। डिप्थेरिनम नामक होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करें, जिससे बचाव व उपचार दोनों संभव है। इस रोग में गले के बाहरी भाग में शहद व लहसुन का रस लेप करें। रोगी को दूध, चाय, फलों के रस लगातार देते रहना चाहिए, जिससे गले में बनने वाली झिल्ली टूटती रहे। अगला संक्रामक रोग है हुफिंग कफ या काली खांसी। यह विशेषकर नवजात बच्चों में होने वाला रोग है। वार्डेटेला परट्यूसियस नामक जीवाणु इस रोग का वाहक है। यह श्वास नली में फैलने वाला संक्रामक रोग है और इसका उद्भवन काल 7 से 14 दिनों का होता है। काली खांसी का लक्षण है शुरुआत में तेज जुकाम होता है, इसके बाद खांसी का दौरा सा पड़ता है। जब खांसी आती है तो लगातार 5 मिनट तक बच्चा खांसता ही रहता है। इस रोग में फेफड़े अत्यंत कमजोर हो जाते हैं, जिससे निमोनिया और तपेदिक होने का डर रहता है। काली खांसी से बचाव के लिए 3 मास तक के सभी बच्चों को सर्दी जुकाम से बचने के लिए रोगी को जानेंगे एक अन्य संक्रामक रोग टिटनेस के बारे में। आइए देखते हैं टिटनेस क्या है। यह रोग क्लस्ट्रिडियम टिटेनी नाम है। यह जीवाणु पैरों में लगी चोट या घाव द्वारा तथा नवजात शिशुओं की नाल काटते समय बच्चे तथा माता के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। टिटनेस के सामान्य लक्षण हैं मांसपेशियों की फैलने में सिकुड़ने की क्षमता शून्य हो जाती है, जिससे मांसपेशियां में जबड़े अकड़ जाते हैं। यदि रोग का तुरंत उपचार न किया जाए तो रोगी के फेफड़े व हृदय काम करना बंद कर देते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। रोगी की सांस रुक जाती है और रक्त परिभ्रमण की क्रिया बंद होने लगती है। इसका सामान्य उपचार सबसे पहले तो यह है कि इसके बचाव हेतु प्रयास करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को टिटनेस टॉक्साइड के टीके लगवाना चाहिए। घाव पर यदि गंदगी लगी हो तो तुरंत डिटॉल या स्पिरिट से साफ कर देना चाहिए और टिटनेस होने की अवस्था में प्रशिक्षित चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अगला संक्रामक रोग है क्षय रोग या तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग अत्यंत घातक संक्रामक रोग है। हमारे देश में मलिन बस्तियों में अधिक शारीरिक परिश्रम करने वालों को यह रोग अधिक होता है। इस रोग में मृत्यु दर अधिक होने के कारण इसे मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है। क्षय रोग कई प्रकार का होता है, जैसे फेफड़ों का क्षय रोग, आंतों का, अस्थियों एवं ग्रंथियों का क्षय रोग। हमारे देश में प्राय फेफड़ों का ही क्षय रोग पाया जाता है, जिसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। क्षय रोग के सामान्य लक्षण हैं भूख का कम लगना, जिससे शारीरिक भार कम होने लगता है, छाती व गले में दर्द रहने लगता है, आरंभ में खांसी व ज्वर का अनुभव होता है, रोग के दीर्घकाल होने पर कफ के साथ रक्त भी आने लगता है। क्षय रोग के उपचार के लिए शुद्ध वायु, सूर्य की रोशनी, उत्तम आहार तथा पूर्ण विश्राम की आवश्यकता। जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस डेंगू, पीत ज्वर और वेस्ट नील वायरस की तरह एक फ्ला वायरस है, जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। WHO के अनुसार इस बीमारी का पहला मामला 1871 ईस्वी में जापान में सामने आया था। भारत में देश के विभिन्न हिस्सों में इसका प्रकोप है, किंतु असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसका प्रकोप अधिक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अगस्त 2017 में एक सप्ताह में 70 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। 2019 में बिहार में इस रोग से 150 बच्चों की मृत्यु का रिकॉर्ड है। जेई का ट्रांसमिशन बारिश के मौसम में तेज हो जाता है। मुख्यतः मच्छर कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और रात के समय काटते हैं।
उनका लार्वा पानी भरी जगहों में पनपता है, जैसे बाढ़ के पानी भरे हुए धान के खेत। अब हम जानते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस के सामान्य लक्षण। जापानी इंसेफ्लाइटिस में गर्दन अकड़ जाती है, व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, शरीर का तापमान अत्यधिक उच्च हो जाता है, शरीर के अंगों में झटके लगते हैं, दौरे पड़ता है और व्यक्ति कोमा में चला जाता है। जिन रोगों में इस प्रकार के गंभीर लक्षण होते हैं उनमें 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जो ठीक भी होते हैं उनमें 20 से 30% लोग अस्थायी बौद्धिक व्यवहार संबंधी या न्यूरोलॉजिकल सिक्वल जैसे पक्षाघात। कोविड-19 हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस के कारण फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह नया और घातक वायरस है जो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में फैलने से पहले अज्ञात था। कोविड-19 वैश्विक स्तर पर कई देशों को प्रभावित करने वाली महामारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कारण घातक माना गया है। इससे संक्रमित अधिकांश लोग हल्के संक्रमण का शिकार होते हैं और बिना किसी विशेष उपचार के ठीक हो जाते हैं। वृद्ध लोगों, हृदय रोगियों, मधुमेह, पुरानी सांस की बीमारी और कैंसर जैसी गंभीर चिकित्सीय समस्याओं वाले लोगों के लिए इस बीमारी के गंभीर होने का खतरा होता है। इस बीमारी के सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, थकान, दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, दस्त, आंखों में इन्फेक्शन, स्वाद व गंध का पता न चलना तथा त्वचा पर दाने या हाथ पैर की उंगलियों का मलिन होना है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम या राष्ट्रीय मलेरिया रोधी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम का विलय करके वर्ष 2003-04 में शुरू किया गया। जापानी इंसेफ्लाइटिस और डेंगू को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जापानी इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और डेंगू या डेंगू रक्तस्रावी बुखार नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के बारे में। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम वर्ष 1953 में प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व स्वतंत्रता के समय मलेरिया से प्रतिवर्ष 0.8 मिलियन मृत्यु सहित 75 मिलियन मामलों में योगदान दे रहा था। भूरे समिति की रिपोर्ट ने वर्ष 1946 में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक देशव्यापी विस्तृत कार्यक्रम की सिफारिश की थी, जिसे योजना आयोग ने वर्ष 1951 में अनुमति प्रदान की थी। उस समय से मलेरिया के खिलाफ राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1953 के अप्रैल में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया रोधी नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संचरण को एक ऐसे स्तर पर ले आना है जिससे यह एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या न रहे। अब हम जानते हैं कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। कालाजार या बिस्केरल लिशमेनियस एक चिरकालिक रोग है जो कि इंट्रासेलुलर प्रोटोजोआ के कारण होता है तथा सैंड फ्लाई के काटने से मनुष्य में फैलता है। वर्तमान में यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक प्रमुख समस्या है। बढ़ती समस्या के मद्देनजर कालाजार पर नियंत्रण हेतु नियोजित नियंत्रण उपाय शुरू किए गए।
इसके बाद आता है राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। बैंक्रोफ्टियन फाइलेरिया बुचिरेरिया बैंका फ्राई के कारण होता है, जो कि संक्रमित मच्छरों क्यूलेक्स एनाफिलीज, मेंसोनिया और एडीज के काटने से मनुष्य में फैलता है। लिम्फेटिया फाइलेरिया 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1955 में शुरू किया गया था। इसकी गतिविधियां मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी, हालांकि बाद में इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया गया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चौथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जापानी इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम है। जापानी इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कर्मी दल का गठन किया है, जो कि परिचालन में है तथा यह समय समय पर जीई स्थितियों और इसकी नियंत्रण रणनीतियों की समीक्षा करता है। हालांकि राष्ट्रीय मलेरिया रोधी नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय देश में जीई की स्थिति की निगरानी कर रहा है। अब हम जानते हैं डेंगू और डेंगू रक्तस्रावी बुखार के बारे में। यह रोग सभी राज्यों के शहरी क्षेत्रों में डेंगू के प्रकोप की सूचना मिली है। डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप भारत में मौजूद हैं। वेक्टर एडीज एजिप्टी घरेलू स्थानों के आसपास स्वच्छ जल में प्रजनन करती है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके नियंत्रण के लिए डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इन बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिशु को जन्म के समय बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। 6 सप्ताह की अवस्था में ओपीवी 1 और पेंटावेलेंट 1 की वैक्सीन दी जाती है। 10 सप्ताह की अवस्था में ओपीवी 2 और पेंटावेलेंट 2 की वैक्सीन दी जाती है। 14 सप्ताह की अवस्था में ओपीवी 3, पेंटावेलेंट 3 और आईपीवी की वैक्सीन दी जाती है। 9 महीने की अवस्था में शिशु को मीजल्स की पहली खुराक, विटामिन ए की पहली खुराक और जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक दी जाती है। 16 से 24 महीने के बीच में डीपीटी की बूस्टर खुराक, ओपीवी की बूस्टर, मीजल्स की दूसरी बूस्टर खुराक और जेई की दूसरी बूस्टर खुराक दी जाती है। 5 से 6 साल की अवस्था में डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक दी जाती है। 10 साल की अवस्था में टीटी और 16 साल की अवस्था में पुनः टीटी की वैक्सीन दी जाती है। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए एक अन्य कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2020 तक देश के सभी बच्चों को टीकाकरण से लाभान्वित करना था। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह इस मिशन का उद्देश्य 7 बीमारियों पर विजय के लिए टीके लगाए जाने का प्रोग्राम है। ये 7 बीमारियां हैं कफ, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक और खसरा। आइए अब हम देखते हैं इस मॉड्यूल के अनुवर्ती प्रश्नों को। इस मॉड्यूल में दिए गए किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के कारण और लक्षणों को एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करें। रोग कितने प्रकार के होते हैं चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करें और टीकाकरण चार्ट बनाएं। इस मॉड्यूल में हमने जाना रोगों के प्रकार, विभिन्न संक्रामक रोगों के कारण और सामान्य उपचार, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों के बारे में। पहला भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद आप लोगों को मुझे सुनने के लिए।